अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुसरजा मुस्तफ़ी एमडी कैट बायोलॉजी पास पेपर सीरीज़ में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट चैप्टर दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। हम देखते हैं कि पास्ट पेपर्स के अंदर किस किस तरह के एमसीक्यूज आते रहे और उनको किस तरह सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यू एमडी कैट 2014 के पेपर में से लिया गया है। द स्टेटमेंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया? अल्फा क्रिस्टे, बीटा आउटर मेम्ब्रेन, चार्ली मैट्रिक्स एंड डेल्टा राइबोसोम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से इल्म है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन यानी क्रिस्टे के अंदर होती है। तो अल्फा इज़ राइट ऑप्शन। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस तरह आपको याद नहीं रहेगा। आपको ये प्रॉपर कंसेप्चुअलाइज करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेप्स और उनकी साइड्स को अच्छे से मालूम कर लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल होती है तो ये ग्लूकोज टूटकर दो पायरुवेट्स के मालिक्यूल बनाते हैं और इस अमल को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म। ये अच्छे से नोट कर लो। जब ये पायरुवेट्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होते हैं और इनकी होती है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है पायरुवेट ऑक्सीडेशन और उसके नतीजे में बन रहे हैं एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए देन क्रैब साइकिल में जाएंगे और क्रैब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और यहाँ पर भी क्रैब साइकिल हो रहा है। तो क्रैब साइकिल होने के बाद जो NADH और FADH में मिलते हैं उनकी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है, वो रेस्पिरेटरी चेन में जाते हैं, वहाँ जाकर ATP देते हैं और वो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट इज क्रिस्टे। हेयर इट इज क्रिस्टे। तो याद रख लीजिएगा कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टम में हो रही है, क्रैब साइकिल और ऑक्सीडेटिव पायरुवेट ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रही है और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। इसको इंतहाई अच्छे तरीके से समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एमसीक्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, PMC 2020 के पेपर में आया हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट नीड पायरुविक एसिड एज ए सबस्ट्रेट? अल्फा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बीटा एरोबिक रेस्पिरेशन, चार्ली कैल्विन साइकिल, डेल्टा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, पायरुवेट कब बनता है? जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस के जरिए टूटती है तो उसके नतीजे में पायरुवेट बनता है, यानी ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है और उस ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट्स के। अब पायरुवेट की आगे दो तरह की फेट होती है कि क्या ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो पता चला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, इन तीनों को पायरुवेट एज ए सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, जबकि कैल्विन साइकिल के अंदर पायरुवेट का कहीं भी इस्तेमाल नहीं है। सो कैल्विन साइकिल is a process that does not need pyruvic acid as a substrate. Charlie is right option. जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। द कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट्स इन हाउ मैनी मोलेक्यूल्स ऑफ ATP? अगर ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो कितने ATP मोलेक्यूल्स देता है? 16, 26, 36, 46। तो डियर स्टूडेंट्स, ATP कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। हम कैलकुलेट करते हैं कि ग्लूकोज के मुकम्मल ऑक्सीडाइज होने पे कितने ATP मिलते हैं, लेकिन उससे पहले ये अच्छे से ज़हन में रख लीजिएगा कि डियर स्टूडेंट्स, एक NADH 3 ATP के बराबर होता है और एक FADH2 2 ATPs के बराबर होता है। ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दिस इज इक्वल टू 3 ATPs एंड FADH2 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATPs। तो ये याद रखिएगा, जहाँ पे भी NADH2 बन रहे हैं तो एक NADH 3 ATP के बराबर होता है और एक FADH 2 ATP के बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं कि टोटल ATP कितने बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगाज़ करते हैं ग्लाइकोलिसिस से। सो ग्लूकोज की मुकम्मल ब्रेकडाउन होने तक, यानी पायरुवेट बनने तक, हमारे पास 4 ATPs और 2 NADH। अगर एक NADH 3 ATP के बराबर है तो डेफिनेटली 2 NADH 6 ATPs के बराबर है।
तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास टोटल एटीपी कितने आ गए, 10 एटीपी। तो 10 याद रख लो। अब क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में हमारे पास 2 पायरोवेट्स बने हैं। अगर हम एक पायरोवेट की फेट को देखें तो एक पायरोवेट की जब ऑक्सीडेशन होती है तो उस वक्त एक NADH बनता है, इट मीन्स के 3 ATP बनते हैं। इसी तरीके से जब आगे क्रैब साइकिल होता है तो एक क्रैब साइकिल में एक ATP, एक FADH2 यानी 2 ATP बनते हैं और 3 NADH यानी कि 9 ATP बनते हैं। तो अगर एक पायरोवेट की फेट देखें तो हमारे पास कितने एटीपी बन रहे हैं, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15। जबकि हमें पता है कि पायरोवेट ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में 2 बने थे। एक पायरोवेट के मुकम्मल ऑक्सीडाइज और क्रैब साइकिल होने तक 15 एटीपी मिलते हैं। तो अगर 2 पायरोवेट्स के मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे एटीपी, 15 और 15 30 हो जाएंगे। तो 30 हमारे पास ये एटीपीज हैं और 10 ये एटीपी हैं, तो टोटल एटीपीज कितने हो गए, 40 एटीपीज। ये तो हमारे पास टोटल इनकम है एटीपी की सूरत में। लेकिन हमें पता है कि इन 40 में से 4 एटीपी इस्तेमाल होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं, 2 ग्लाइकोलिसिस के प्रेपरेटरी फेज में इस्तेमाल होते हैं और 2 जब पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होते हैं। एक पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के लिए एक एटीपी चाहिए और चूंकि पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इनको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के लिए 2 एटीपी चाहिए। तो 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के प्रेपरेटरी फेज में इस्तेमाल हुए, 2 एटीपी पायरोवेट के मूव करने में इस्तेमाल हुए। तो इनमें से अगर हम 4 निकाल लें तो पीछे जो हमारे पास नेट इनकम बचती है एटीपी की सूरत में वो है 36 एटीपी। तो डी स्टूडेंट्स ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि ग्लूकोज के मुकम्मल ऑक्सीडाइज होने पर हमारे पास नेट एटीपीज कितने बचते हैं, 36। सो हेयर चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसको अच्छे से नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला MCQ MD CAT 2017 के पेपर में आया हुआ था। कैल्विन साइकिल अकर्स इन अल्फा ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बीटा क्लोरोफिल, चार्ली स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड डेल्टा रूट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस के 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। फोटोसिंथेसिस में 2 तरह के इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इनको सिंपली लाइट रिएक्शंस या डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर फास्फोराइलेशन होती है, फोटोफास्फोराइलेशन होती है, उसको साइक्लिक फास्फोराइलेशन भी होती है और नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन भी होती है। तो लाइट रिएक्शंस अकर्स इन ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। जबकि डार्क रिएक्शन जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, जिसको C3 पाथवे भी कहते हैं, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, दिस अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो अच्छे से नोट कर लो कि कैल्विन साइकिल अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फोटोफास्फोराइलेशन अकर इन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकाइड्स यानी ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये बड़े अच्छे से नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ MD CAT 2017 के पेपर में आया हुआ था। पिक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की टेल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, अल्फा हाइड्रोफिलिक, बीटा प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, चार्ली हाइड्रोफोबिक एंड डेल्टा C20H20। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट कर लो कि क्लोरोफिल की टेल हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। आपने ये भी याद रखना है कि क्लोरोफिल मोलेक्यूल के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वन इज हेड एंड सेकंड वन इज टेल। ये भी याद रखिएगा कि हेड पोर्फिरिन रिंग पर मुश्तमिल होता है जो फर्दर 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनती है जिनका सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है, और टेल को फाइटोल कहते हैं और इसका फार्मूला है C20H39। उसके अलावा आपने याद रखना है कि हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर while tail is hydrophobic in nature।
तो ये अच्छे से नोट कर लो कि टेल हाइड्रोफोबिक है जबकि हेड हाइड्रोफिलिक है। उसके अलावा फंक्शन के एतबार से याद रखना है कि हेड का काम लाइट को एब्जॉर्ब करना है और टेल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को थैलाकाइड की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड किए रखती है। तो ये भी एमसीक्यू आया है कि कौन सा पार्ट है क्लोरोफिल का जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन में उसको एम्बेडेड किए रखता है, वो टेल है, और वो कौन सा पार्ट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो हेड है। तो ये डिफरेंस अच्छे से नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एमसीक्यू एमडी कैट 2016 में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस अल्फा एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, चार्ली एटीपी एंड डेल्टा ओनली ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दो तरह का होता है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनती हैं, वन इज एटीपी एंड सेकंड वन इज NADPH। याद रखिएगा, इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं और इसको जी स्कीम भी कहते हैं। अगर सेल के अंदर NADPH की मिकदार ज़्यादा हो जाए और ATP की मिकदार कम हो और सेल को सिर्फ ATP चाहिए, तो उस वक्त नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इस दौरान एक ही प्रोडक्ट बनती है, दैट इज ATP, क्योंकि सेल को सिर्फ ATP चाहिए होती है। तो जब भी सेल को ATP की ज्यादा मिकदार चाहिए तो उस वक्त साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है। इसको बड़े अच्छे से नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एमसीक्यू एमडी कैट 2016 के पेपर में आया हुआ था। ईच डैश कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटीना कम्प्लेक्स एंड अ रिएक्शन सेंटर, अल्फा क्लोरोफिल, बीटा फोटॉन, चार्ली फोटोसिस्टम एंड डेल्टा इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फोटोसिस्टम इज अ क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच कंटेन लाइट गैदरिंग एंटीना कम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है, ये एंटीना कम्प्लेक्स है और ये रिएक्शन सेंटर है, और ये दोनों पार्ट्स हैं किसके, फोटो सिस्टम के। और याद रखिएगा कि फोटो सिस्टम दो तरह के हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, और इनमें फ़र्क क्या है, फोटो सिस्टम 1 700 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है एंड फोटो सिस्टम 2 680 को। इसलिए फोटो सिस्टम 1 को P700 भी कहा जाता है और फोटो सिस्टम 2 को P680 भी कहा जाता है। तो ये अच्छे से नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एमसीक्यू एमडी कैट 2017 के पेपर में आया हुआ था। एक्सेप्टर फॉर एसिटाइल CoA इन क्रैब साइकिल इज अल्फा ऑक्सैलोएसीटेट, बीटा सक्सिनेट, चार्ली सिट्रेट एंड डेल्टा फ्यूमरेट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जैसे ही एसिटाइल CoA क्रैब साइकिल में दाखिल होता है तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कौन करता है, ऑक्सैलोएसीटेट। सो हेयर अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑक्सैलोएसीटेट इज एन एक्सेप्टर फॉर एसिटाइल CoA इन क्रैब साइकिल। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ऑक्सैलोएसीटेट, सक्सिनेट एंड फ्यूमारेट आर 4 कार्बन कंपाउंड्स वाइल सिट्रेट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड्स। वो पूछ सकते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर 4 कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट, सो सिट्रेट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड्स। तो ये अच्छे से नोट कर लें कि ऑक्सैलोएसीटेट इज एन एक्सेप्टर फॉर एसिटाइल CoA इन क्रैब साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू इज कार्बन डाइऑक्साइड जॉइन्स द फोटोसिंथेसिस एट अल्फा लाइट रिएक्शन, बीटा डार्क रिएक्शन, चार्ली फोटोसिस्टम 2, डेल्टा फोटोसिस्टम 1। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फोटोसिस्टम के अंदर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शंस के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है जिसके नतीजे में ATP और NADPH बनते हैं। अब क्या होता है, ये ATP और NADPH को इस्तेमाल किया जाता है डार्क रिएक्शंस के अंदर। तो वो रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को ज्वाइन करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, वो डार्क रिएक्शन है जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जिसको कैल्विन साइकिल और C3 पाथवे भी कहते हैं। तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में दाखिल होती है और इसका दूसरा नाम C3 पाथवे भी है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा, डार्क रिएक्शन, यानी कैल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आकर एंटर होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एमसीक्यू भी एमडी कैट 2016 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए इज अल्फा मिथाइल ग्रुप, बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप, चार्ली एल्डिहाइड ग्रुप एंड डेल्टा हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
तो डियर स्टूडेंट्स अच्छे से नोट कर लो, क्लोरोफिल ए का फार्मूला है C55H72O5N4Mg और इसके पास मिथाइल ग्रुप होता है। सो ये नोट कर लो, मिथाइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है किसका? क्लोरोफिल ए का। जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सो दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप एंड इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल बी। सो ये क्लोरोफिल बी का फार्मूला है। इसमें देखो एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। तो गौर से देखो, क्लोरोफिल बी के पास एक ऑक्सीजन ज्यादा है। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन 2 ज्यादा है, ये H72 है, ये H70 है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फर्क है, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है क्लोरोफिल बी के अंदर और क्लोरोफिल ए के पास फंक्शनल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है। तो ये अच्छे से नोट कर लो, क्लोरोफिल ए का फंक्शनल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है CH3 और क्लोरोफिल बी का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला MCQ PMC 2020 के पेपर में आया हुआ था। फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन अल्फा स्ट्रोमा, बीटा इनर मेम्ब्रेन, चार्ली ग्रेना एंड डेल्टा आउटर मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि फोटोसिंथेसिस में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान ATP और NADPH बनते हैं और ये थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। चूँकि ये थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन में होते हैं तो इट मीन्स कि इनमें मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा है? ग्रेनम। सो चार्ली इज मोस्ट सूटेबल आंसर बिकॉज ग्रेनम इज अ पाइल ऑफ थाइलाकाइड। थाइलाकाइड मिलकर ही ग्रेनम बनाते हैं। सो लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं। ये याद रख लीजिएगा कि डार्क रिएक्शन यानी कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन ग्रेनम। चार्ली इज राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ MDCAT 2019 के पेपर में आया हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? अल्फा फोटोसिस्टम 1 and 2, बीटा फोटोसिस्टम 3, चार्ली फोटोसिस्टम 2 एंड डेल्टा फोटोसिस्टम 1। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 तरह की होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको जे स्कीम भी कहते हैं, उसके अंदर फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज फोटोसिस्टम 1। तो डियर स्टूडेंट्स अच्छे से नोट कर लो, फोटोसिस्टम 1 इज ओनली यूज्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। So photosystem 1 is the photosystem that is involved in cyclic photophosphorylation. नेक्स्ट MCQ 2018 के पेपर में से लिया गया है। विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलिसिस अकर इन? कि सेल के किस हिस्से में ग्लाइकोलिसिस होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से इल्म है कि ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। सो चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटकर 2 पायरोवेट्स के मॉलिक्यूल्स देती है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं एंड इट अकर्स इन साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं और लाइट रिएक्शन थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट इज स्पेसिफिक फॉर फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रैब साइकिल होता है और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स और उनकी साइड्स को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। MDCAT 2016 के पेपर में आया हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इन कैल्विन साइकिल इज अल्फा रूबिस्को, बीटा RUP, चार्ली RUBP एंड डेल्टा G3P। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ही कैल्विन साइकिल में दाखिल होते हैं तो उनको एक्सेप्ट करते हैं RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। सो राइबोलोज बिसफॉस्फेट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इन कैल्विन साइकिल। ये अच्छे से नोट कर लें।